नंबर 3 है बच्चों यारदांग। यारदांग ये देखिए, यहाँ पर दो प्रकार की चट्टानें हैं, एक कोमल चट्टान है और एक कठोर चट्टान है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा कि जो कोमल चट्टान है वह थोड़ी नीचे धंस गई है और जो कठोर चट्टान है वह ऊपर ही उठी हुई है। क्या कारण हो सकता है? यहाँ का घर्षण अधिक हुआ है, यहाँ का अपरदन कार्य अधिक, क्योंकि कोमल है तो उनका अपरदन कार्य बहुत तीव्रता से हो जाता है। तो इनका भी जो कार्य है वह पवन से होने वाले रेत के कार्यों की वहन प्रक्रिया से भूपृष्ठ पर नरम चट्टानों का छीजन होता है। नरम चट्टानें, कोमल चट्टानें जो होती हैं उनका छीजन हो जाता है, और छीजन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में छीजन होता है। और उन्हीं के साथ जो कठोर चट्टानें हैं उनका कटाव जो होता है वह कम होता है। तो कोमल चट्टानों के अपरदन से वहाँ पर एक देखिए नाले के जैसा एक आकार तैयार हो जाता है, एक नाली बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा नाली, पानी बहते हुए। और उसी के बगल में जो कठोर चट्टान है उनका छीजन कम होता है, उनका कटाव काफ़ी कम होता है, जिसके कारण कोमल चट्टान के बगल में जो कठोर चट्टान है वह ऊपर तक उठी रहती है, उसकी ऊंचाई कोमल चट्टान से अधिक होती है। तो इस भूरूप को ही हम क्या कहते हैं? यारदांग कहते हैं। और ये जो चट्टानें होती हैं बच्चों, मुख्य रूप से रेगिस्तान में तेज हवाओं के कारण अनियमित रूप से तरासे हुए चट्टानी पहाड़ियों के शिखर पर होते हैं। यह एक प्रकार की चट्टानों के तेज हवाओं से उत्पन्न क्षरण की क्रिया है, अपरदन की क्रिया होती है। यहाँ पर हवाएं जो होती है काफ़ी तेज बहती हैं, और जो कड़ी और मुलायम चट्टानों की परतें जब पवन के प्रवाह की दिशा में होती हैं तो कड़ी चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों का कटाव अधिक होता है, और यहाँ पर एक नाली बन जाती है, नाली जैसा गड्ढा तैयार हो जाता है। जैसे आप सिंचाई करते समय नालियों का उपयोग होता है, तो यह ऊपर उठा हुआ भाग है, ये भी ऊपर उठा हुआ भाग है, बीच में एक नाली का आकार तैयार हो जाता है। ऐसे ही बने हुए आकार को हम क्या कहते हैं? यारदांग कहते हैं। अब हम देखेंगे पवन का वहन कार्य। तो बच्चों, जैसे आपने देखा नदी, हिमानी कि वह जब अपरदन करती है या अपक्षरण का कार्य करती है तो अपक्षरण के कार्यों के द्वारा उनमें जो भी मलबे हैं उनको फिर क्या करती है? ढोकर लेकर आती है। तो उसी तरह से पवन भी अपने साथ अपरदन किए हुए पदार्थों को ढोकर कुछ न कुछ दूर तक लेकर चलता है। पवन की तीव्र गति से रेती की कण जो है वह ऊपर उड़ते हैं और उनका दूर तक वहन किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर वहन है, वहन किया जाता है, और जिससे पवन अपने साथ रेती और पत्थर जैसे पदार्थ बहाकर ले जाती है। अब बहाकर ले जाएगी, उड़ा कर ले जाती है, जिससे पवन के मार्ग में स्थित चट्टानों के ऊपर वाले और नीचे वाले भागों पर ये पदार्थ टकराते हैं और उनसे घिस जाने से इन भागों का जो अपक्षरण होता है, पवन की तीव्र गति से रेती के कण ऊपर उड़ने लगते हैं और उनका काफ़ी दूर तक वहन किया जाता है। तो ये तो हो गया वहन कार्य। वहन कार्य मतलब ढोकर या उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो पवन भी वही कार्य करती है। आप लोगों ने आंधी, तूफान देखा होगा, या हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो आपने महसूस किया होगा कि पवन के साथ केवल पवन ही नहीं, हवा नहीं चलती है, पवन के साथ वहाँ के वातावरण के अनुसार
वहाँ पर मिट्टी कैसी है, छोटे छोटे मिट्टी के कण आप लोगों ने देखे होंगे, कचरे पर कागज़ के टुकड़े, कभी कभी हवाएं तेज चलने लगती हैं तो जो पेड़ों से गिरे हुए पत्ते रहते उनको भी हवा उड़ा कर लेके जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हवा हमेशा अपने साथ उड़ा कर ही लेके जाएगी, ऐसा नहीं। जहाँ से उनको उड़ा कर लेके जाती है, जब हवा की गति मंद हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको छोड़ देती है। तो बीच का क्या भाग बचा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही पवन का वहन कार्य कहलाता है। अब पवन का निक्षेपण कार्य। पवन का निक्षेपण कार्य अर्थात पवन जिन पदार्थों को उड़ाकर ले गई है, अब उनको कहीं न कहीं रखेगी, उनका निक्षेपण कर देगी, उनको निक्षेपित कर देगी। तो देखते हैं कि पवन का निक्षेपण कार्य क्या है। पवन के द्वारा बहाकर लाए गए रेत का मरुस्थलीय तथा कम वर्षा के प्रदेश में इन रेतों का क्या होता है, वहन होता है। जो रेत पवन अपने साथ उड़ा कर लेके जाती है तो उन रेतों का कहीं न कहीं निक्षेपण किया जाता है। इन रेतों के निक्षेपण कार्य से अनेकों प्रकार के भूरूपों का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए पवन जो है वह निक्षेपित की है। अब यहाँ का भाग तो ऊपर उठ गया है और यहाँ का भाग नीचे रह गया है। तो जैसे बच्चों एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने 6 में पढ़ा होगा पवन के द्वारा हम कौन कौन से कार्य करते थे। तो उसमें एक कार्य था ओसाना। पहले अनाजों को हवा के माध्यम से, हवा के ऊर्जा के माध्यम से हम अनाजों को साफ करते थे। तो जब ओसाते थे तो हवा जो है, पवन अपने साथ उस अनाज के अंदर जो कचड़े रहते थे उन कचड़ों को अनाज से अलग करती, दूर तक लेके जाती थी और आगे चलकर उसको कहीं ना कहीं निक्षेपित कर देती थी। तो वहाँ पर भी आप महसूस किए होंगे, या आपके पास अगर 6 की किताब है तो वहाँ पे देखिए ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो वहाँ पर भी कुछ भाग जो होता था वह ऊपर उठ जाता था और कुछ भाग नीचे। तो वही है निक्षेपण कार्य।